Good morning students, welcome to study from home macroeconomics 12th standard। हम अपना चैप्टर कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, दैट वाज नेशनल इनकम। एंड नेशनल इनकम में हम अब तक आगे बढ़ चुके हैं। इन द चैप्टर नेशनल इनकम द लास्ट टॉपिक वी स्टडीड अबाउट द domestic product, national product, domestic product, and after that we learnt about domestic product at market price and domestic product at factor cost। ठीक है, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। अब जो हम आए हैं चैप्टर के मेन जूस पर, द मेन फोकस पॉइंट द एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, यानी कि व्हेन एन इकोनॉमी नीड टू फाइंड द नेशनल इनकम ऑफ देयर कंट्री, देन व्हाट फैक्टर्स दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ। अब हमने जो जितने भी पहले हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, उन पॉइंट्स का हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन सा फैक्टर हमारा यहाँ पे यूज़ होने वाला है। सो ऑल द प्रीवियस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज़ नाउ। ठीक है, फॉर दीज स्लाइड्स, फॉर दीज टॉपिक्स वी वर गेटिंग टू नो अबाउट दोज प्रीवियस टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो एग्रीगेट है, द मेजर जो पॉइंट है वो है हमारा जीडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमने क्या पढ़ा था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ऐसे ही जीडीपी हमारे दो तरीके से निकाले जाते हैं। एक होता है हमारा जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एफसी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब अल्टीमेटली पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जीडीपी होता क्या है। ठीक है, बाकी बातें बाद में, सबसे पहले ये समझो कि जीडीपी क्या है। जीडीपी क्या है सुनेंगे एक बार। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है, यानी कि एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू को, मीन्स द फाइनल वैल्यू ऑफ all goods and services produced in the domestic territory of country during a fiscal year। ठीक है, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में, और ध्यान रखेंगे इसमें आपके डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक दोनों ही तरह के जो पर्सन्स हैं वो प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जीडीपी में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन वाज नॉर्मल वियर एंड टियर। ठीक है, जो टूट फूट हो जाती है सामान की, जो वेस्ट हो जाता है, जो जो अनहैंडेड अकरेंस होती है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड। तो ये था हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब ये है कि इसमें अभी क्या है, टैक्सेस जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें टैक्सेस एंड सब्सिडीज दोनों लगी हुई हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, यानी कि मार्केट प्राइस का मतलब जीडीपी में टैक्सेस जुड़े हुए हैं। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या कहता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहता है सम ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। यहाँ पे क्या है, मार्केट वैल्यू, यहाँ पे है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट वैल्यू का मतलब यानी कि वो वैल्यू जो फाइनल वैल्यू है। ठीक है, हम यहाँ पे फाइनल वैल्यू स्टडी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे वो वैल्यू स्टडी कर रहे हैं जो कि लागत होती है किसी भी प्रोड्यूसर की। ठीक है, अब लागत के बाद जो एक्सटर्नल फैक्टर्स लगते हैं, जो मैंने आपको मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस बताया था। मार्केट प्राइस क्या था, फैक्टर कॉस्ट का मतलब यानी कि कॉस्ट दैट एनी प्रोड्यूसर और द एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन ड्यू टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका प्योर लागत निकल के आ रही है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है मार्केट प्राइस मीन्स, देखिए अगर टू वे इकोनॉमी है, मैंने आपको पहले समझाया था, इकोनॉमी टू वे है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इकोनॉमी टू वे होती नहीं है। ठीक है, आपने कहीं भी पूरे वर्ल्ड में उठा लीजिए, कहीं भी ऐसा तो नहीं है कि केवल और केवल प्रोड्यूसर काम कर रहे हो, हाउस होल्ड काम कर रहे हो। नहीं, ऐसे तो ये अपनी मर्जी से काम वसूलेंगे, ये अपनी मर्जी से काम करेंगे। ठीक है, दोनों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से यूजुअली जो सेक्टर्स होते हैं वो जो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड। ठीक है, यही सेक्टर्स होते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी रिसीविंग के लिए, अपने रेवेन्यू के लिए टैक्स इम्प्लाई करती है, जिससे कि हाउस होल्ड्स के बेनिफिट के लिए काम किया जा सके, और हाउस होल्ड के बेनिफिट के लिए सब्सिडी भी देती है। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट के प्राइस में डिफरेंस पड़ता है।
टैक्स लगने से प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, सब्सिडी लगने से प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या कर रहे थे, इसी वजह से हम जब फाइनल फॉर्मूला निकाल रहे थे तो उसमें से हम क्या कर रहे थे, उसमें से हम टैक्स माइनस कर रहे थे और सब्सिडी प्लस कर रहे थे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, यानी मार्केट प्राइस पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ओवरऑल वैल्यू। एंड फैक्टर कॉस्ट क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट that takes place in the production of final goods and services within a domestic community। यहाँ पे मार्केट वैल्यू का सम, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट का सम। तो ये था डिफरेंस जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला जैसे मैंने बना के दे दिया यहाँ पे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ठीक, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ना भी है तो चलेगा, बिकॉज जीडीपी का मतलब डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जीडीपी में ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। या फिर ग्रॉस अगर कभी निकालें, ध्यान रखेंगे ग्रॉस में, मैं एक्चुअली पढ़ा क्यों रहे हैं, मैं ये बता क्यों रहा हूँ, बिकॉज क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको कई एक लिस्ट दी होगी, उसमें दिया होगा क्या, आपको सपोज कीजिए जीडीपी एट एमपी दिया है। ठीक है, आपको क्या निकालने दे देंगे, जीडीपी एट एफसी। तो वहाँ पे आपको पता करना है कि क्या चीज़ आपको ऐड करनी है एंड क्या चीज़ आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। तो मार्केट प्राइस में क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दें, ये हटा दीजिएगा, डेप्रिसिएशन जीडीपी में ऑलरेडी रहता है, केवल समझाने के लिए लिखा है कि डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रोडक्ट। जितने भी ग्रॉस प्रोडक्ट होते हैं उसमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है, एंड जितने भी नेट प्रोडक्ट रहते हैं उनमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, यानी फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, वही वाली बातें जो मैंने पहले ही बताई थी। इसमें आपका आ जाता है क्या, इसमें आपका आ जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएगा, इसमें आपका रेंट आ जाएगा, इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा एंड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एनडीपी। देखिए जीडीपी में क्या है, जितने जब हमारा ग्रॉस होगा, जितने भी ग्रॉस प्रोडक्ट होंगे, ग्रॉस प्रोडक्ट में हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूड रहता है। ठीक है, लेकिन नेट जितने प्रोडक्ट होते हैं उनमें हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। इन ग्रॉस प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड, इन नेट प्रोडक्ट्स डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं एनडीपी क्या है। एनडीपी एट, अगेन एनडीपी एट मार्केट प्राइस एंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या कहता है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यानी कि सेम जीडीपी जैसी डेफिनेशन है, यानी कि एनडीपी एंड जीडीपी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है एनडीपी एंड जीडीपी में, वो ये है कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता एनडीपी में। ठीक है, जीडीपी में आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, एनडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। तो क्या रहा, जीडीपी एंड एनडीपी में एक डिफरेंस रहा क्या, कि सर जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है एंड एनडीपी में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है। सेम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या बना दिया मैंने, एनडीपी एट एमपी। ठीक है, यानी कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है और आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अगेन इसी को उल्टा कर लो, अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है और एनडीपी दिया हुआ है, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस में अगर हम एनडीपी में अगर हम डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सेम आपका फैक्टर कॉस्ट में चलता है। ठीक है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट विदाउट डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे क्या रहा, एक फॉर्मूला दे दिया, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू एनडीपी एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए, यानी आपको मार्केट प्राइस गिवन है और फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो
आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स माइनस करने पड़ेंगे एंड सब्सिडी प्लस करनी पड़ेगी। इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसका यूज़ बताऊंगा आगे जाके कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं एग्जैक्टली। अब ये तो हुआ हमारा क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो किसी कंट्री के, जो क्या कर रहे हैं, जो किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर दिया, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड कर दिया, तो ग्रॉस और नेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसके बाद नेशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं। देखिए एक बात समझिए, जीडीपी एंड मार्केट प्राइस मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब जो हमारी जीडीपी है, ठीक है, उसमें आपका जो रेजिडेंट्स एंड नॉन, इंडिया में रहने वाले रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स दोनों का ही पार्ट प्ले हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जीडीपी एट एमपी में से, हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर देते हैं। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के लिए आपको पिछली स्लाइड में जाना पड़ेगा। नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड का फॉर्मूला मैंने बताया था, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। अब फीफा माइनस फीटा क्या है, फीफा है आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी कि आपको जो विदेशों से इनकम आ रही है उसमें से जो आप इनकम विदेश भेज रहे हो उसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि क्या करते हैं हम, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी कि सीधी सीधी भाषा में मतलब है कि फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, डेफिनेशन कितनी चेंज हुई, जीडीपी से डेफिनेशन केवल और केवल इतनी चेंज हुई, जो आपकी जीडीपी की डेफिनेशन थी वो ये कह रही थी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मार्केट प्राइस के लिए, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो इसी में आपका निकल के आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि इंडिया में जो बाहर की कंपनियां कमा रही हैं उसे माइनस कर दो और बाहर जो इंडिया के लोग कमा रहे हैं उसे ऐड कर दो, यानी कि फीफा माइनस फीटा। ठीक है, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। फैक्टर कॉस्ट सेम कॉन्सेप्ट आपका चलेगा फैक्टर कॉस्ट के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए। तो अल्टीमेटली आपको एनएफआईए ऐड करते ही नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अगेन जी है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ इट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट देख लेते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि देखिए वहाँ पे हमने क्या किया था, जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में एनएफआईए प्लस कर दिया था। ठीक है, और जब हम निकालेंगे क्या, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे, तो अगेन क्या करेंगे हम, एनडीपी एट मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर देंगे। एनडीपी एट मार्केट प्राइस में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं। अब चलिए ये तो क्लियर हुआ। ठीक है, अगर ये भी क्लियर नहीं होता है तो आप लोग मुझे दोबारा क्वेरी कर सकते हैं कि सर एनएनपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीडीपी क्या है। जो मेरा मेन फोकस था ये चार चीज़ें बताने का, ठीक है, या फिर ये एग्रीगेट्स रहे हैं, तो इस एग्रीगेट का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक है, हमने जीडीपी पढ़ा, तो जीडीपी का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, मेन चीज़ हमारे लिए बन जाती है ये। अब यूज़ ये है इसका, सिंपल सी भाषा में कहा जाए, हमें कुछ भी दे के कुछ भी निकालने के लिए बोल दिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हमको दे दिया क्या, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और निकालने के लिए क्या बोल दिया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, यानी क्या है, जीडीपी दिया है फैक्टर कॉस्ट में और एनएनपी क्या है, मार्केट प्राइस के साथ निकालना है।
तो हम फिर समझते हैं कि हमें क्या ऐड करना है, क्या सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन दिया हो और आप ये कर रहे हो, ठीक है, तो पहली बात इसमें से आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे इसमें से एन पे जाने के लिए, ठीक है। अब डोमेस्टिक दिया हुआ है, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दिया है और नेशनल निकालना है, तो और क्या होगा, इसमें हम क्या कर देंगे, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे, ठीक है। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। और एक चीज़, फैक्टर कॉस्ट गिवन है और मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट गिवन है और मार्केट प्राइस निकालना है, तो इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करके ही तो हम मार्केट प्राइस निकालते हैं। उसके अलावा और क्या ऐड कर देंगे हम इसमें, एक मिनट, एक चीज़ और ऐड करेंगे इसमें, वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो यानी कि इस वजह से हम पढ़ते हैं जब हमें कोई से कोई चीज़ निकालनी हो, ये रीज़न रहता है, हम जी से एन पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डी से एन पे जाएंगे डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट में निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे NFIA जोड़ देंगे, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल में निकालने के लिए। वहीं नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो हम NFIA उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। एंड जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम वहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये इस रीज़न की वजह से हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम होता है कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में, कंट्री में किस साल कितनी इनकम आई है, इंडिया के बाहर से इनकम कितनी आई है, इंडिया की ओवरऑल इनकम कितनी है, ठीक है। जो आप सुनते हो ना, इंडिया की रेवेन्यू, इंडिया की नेशनल इनकम, तो इन सब फैक्टर्स की वजह से बहुत बड़े लेवल पे एक इकोनॉमी की इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है। और इकोनॉमी की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ये 4 फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, NNP, NDP, GNP एंड GDP, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉमिनल GDP। अब नॉमिनल GDP क्या होती है, नॉमिनल GDP को हम एक नाम से और जानते हैं, एंड वो नाम है GDP एट करेंट प्राइस। नॉमिनल GDP को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज GDP एट करेंट प्राइस। अब GDP एट करेंट प्राइस का क्या मतलब है, देखिए वही डेफिनेशन है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। लेकिन इसका जो एस्टिमेशन है, इसका एस्टिमेशन करंट ईयर के प्राइस पे होता है, यानी जो करंट ईयर का मार्केट प्राइस है, यानी हम 2020 के लिए सपोज कीजिए GDP कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2020 पे जिस कमोडिटी का प्राइस मार्केट में होगा, हम उस प्राइस पे इस GDP को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब क्या है, नॉमिनल GDP का फॉर्मूला होता है Q, नॉमिनल GDP इक्वल टू Q इंटू P। अब Q का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फिस्कल ईयर, यानी जितनी ओवरऑल क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है एक फिस्कल ईयर में, और उसका प्राइस, ठीक है। यानी कि सपोज कीजिए कि ओवरऑल एक साल में पूरी कंट्री में 100 बुक प्रोड्यूस हुई है। अब 100 बुक के लिए क्या है, हर बुक का प्राइस 100 है, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी को हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी नॉमिनल GDP निकल के आ जाती है, ठीक है। अब नॉमिनल GDP क्या है, नॉमिनल GDP हमारी निकल के आ गई, हमने क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नॉमिनल GDP आपकी बढ़ती है कैसे, नॉमिनल GDP आपकी कंट्री की कैसे बढ़ सकती है, या तो आपकी क्वांटिटी बढ़े। देखिए सीधी सी बात है, नॉमिनल GDP आपकी क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों पर डिपेंड रहती है, यानी आपकी या तो क्वांटिटी बढ़े या फिर प्राइस बढ़ जाए।
पर यूजुअली एक साल में हम क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते, यानी कि एक साल में करंट एस्टिमेशन पे ये जो क्वांटिटी है ना ये बढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्या होगा, जो मेन जो फैक्ट ये जो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, इफ क्यू एंड पी रिमेन्स, इफ क्यू इंक्रीजेज एंड पी रिमेन्स कांस्टेंट देन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज आउटपुट इन इकोनॉमी। यानी कि अगर हमारा प्राइस सेम रहे, किसी करंट ईयर के लिए हमारा प्राइस सेम रहे और क्वांटिटी बढ़ जाए तो वो होगा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ड्यू टू आउटपुट, इंक्रीज इन आउटपुट, यानी आउटपुट बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, इस वजह से नॉमिनल जीडीपी बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन अगर आपका क्यू कांस्टेंट रहे, अचानक से प्राइस बढ़ जाए, एंड प्राइस बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मॉनेटरी इन्फ्लुएंस यानी कि प्राइस बढ़ जाए, तो इससे क्या होगा, ये जो इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड, यानी कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो मार्केट में बढ़ी नहीं है लेकिन तब भी आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये केवल और केवल एक मनी इल्यूजन है, इससे कंट्री को, इस तरह की जीडीपी से कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कंट्री को फ़ायदा तब होगा जब आप क्वांटिटी प्रोडक्शन भी बढ़ाएं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया, हम नॉमिनल जीडीपी को एक साल पे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो करंट ईयर चल रहा है हम उसी पे कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार बताइए, करंट ईयर में किस तरह से एकदम से प्रोडक्शन बढ़ सकता है, यानी कि अभी एक करंट ईयर में 100 टन से प्रोडक्शन 200 टन पे पहुंच सकता है क्या? किसी हाल में नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी पे जो सबसे एक्टिव फैक्टर रहता है वो एक्टिव फैक्टर रहता है प्राइस। प्राइस जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव फैक्टर रहता है नॉमिनल जीडीपी के लिए। अब प्राइस बढ़ने के आपको पता है एक नहीं बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से प्राइस बढ़ गया है। अब आप सोचोगे प्राइस इस समय कोरोना की वजह से प्राइस बढ़ गया मतलब नॉमिनल जीडीपी कंट्री की हाई जा रही है, लेकिन क्या वो कंट्री के लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अभी तो जो सामान बेच रहे हैं उसके बाद ज़्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन ये भी तो सोचो ना, लोगों की जेब से पैसा ज़्यादा जा रहा है, उसी पर्सन को, अपने वर्कर को ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। 10,000 रुपये में आदमी 20,000 का सामान कहाँ से खरीद के खा लेगा? तो ये केवल और केवल एक स्टेट होती है मनी इल्यूजन की। ठीक है, यानी कि केवल केवल दिखता है पैसा, लेकिन इकोनॉमी के लिए नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ अच्छी नहीं है, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का जो फाउंडेशन होता है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का फाउंडेशन आपका मोस्टली होता है इंक्रीमेंट इन प्राइजेस। ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीमेंट आप एक साल में करंट ईयर प्राइसेस में आप एकदम से नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, एक लॉजिकल बात है। गेहूं साल में एक बार ही उगता है, चावल साल में एक बार ही उगेगा, तो वो इतना इंक्रीमेंट नहीं करके देगा। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक टेबल है, उस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, हम एस्टिमेशन निकाल रहे हैं किसका? नॉमिनल जीडीपी का। ठीक है, अब अजम्पशन ली हुई है हमने, कुछ ध्यान देंगे। अजम्पशन क्या है? दो अजम्पशन है हमारी, क्या कि इकोनॉमी प्रोड्यूसेस, ये तो कॉमन सी समझ लो, व्हीट, क्लॉथ एंड शुगर जो हमारे टेबल के पार्ट हैं। ठीक है, और आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। आउटपुट कांस्टेंट लिया है बिकॉज करंट ईयर के लिए आउटपुट को बढ़ाना इज काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अब क्या है, हमने एक ईयर ले लिया। ठीक है, इसको क्या है, हमने एक ईयर लिया है। देखो, इसमें एक और फैक्टर होता है, वो होता है बेस ईयर। बेस ईयर कोई स्पेशल ईयर नहीं होता, बेस ईयर एक कंपैरेटिव ईयर लिया जाता है जो गवर्नमेंट कंसीडर करती है अपनी ग्रोथ को स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं 2011-12 में, 2018-19 में। ठीक है, प्राइस का कितना डिफरेंट है, प्राइस कितना डिफर हुआ है। वीट का क्वांटिटी जो आपका 2011 में 20 टन वीट का रेट 100 रुपये पर टन था और 2,000 रुपये था, यानी 20 टन वीट आपका 2,000 रुपये का आता था। क्लॉथ आपका 100 मीटर आपका 500 रुपये का आता था, और शुगर 5 टन आपकी 2,500 रुपये की आती थी। तो ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी क्या हुई आपकी? 5,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद 2018-19 में क्या हुआ, सेम वीट जो है, ठीक है, यानी प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया है इतना, सेम वीट आपको कितने का आ रहा है, यानी 20 टन वीट आपका आ रहा है 20,000 रुपये का, 2,000 रुपीज़ पर टन। क्लॉथ आपका कितने का आ रहा है, 100 मीटर आपका 20 रुपीज़ पर मीटर, यानी 2,000 रुपीज़ का क्लॉथ हो गया। एंड शुगर आपकी 5 टन 1,600 रुपये पर टन से 8,000 रुपये की हो गई, यानी अब नॉमिनल जीडीपी कितनी हुई आपकी? 30,000 रुपये की। ठीक है, तो क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी आपकी कहाँ पहुँच गई? 5,000 से 30,000 रुपये तक पहुँच गई। ठीक है, और जबकि आपका आउटपुट कांस्टेंट है, यानी कि इतने सालों में आपका क्या हुआ, चीज़ों की प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं।
ठीक है, यानी जहाँ लोग पहले उसी चीज़ के लिए 5,000 पे कर रहे थे, अब लोग उसी चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, 30,000 रुपये पे कर रहे हैं। तो जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी होती है, वो यूजुअली इंक्रीज क्यों होती है, प्राइस की वजह से, ना कि प्रोडक्शन की वजह से, बिकॉज करंट ईयर प्राइसेस पे प्रोडक्शन का बढ़ना इज काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका रियल जीडीपी का। अब रियल जीडीपी क्या कहती है, रियल जीडीपी ये कहती है कि पहले से समझो रियल जीडीपी है क्या। रियल जीडीपी देखो, वो आपका करंट प्राइस था। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी एट करंट प्राइस, एंड रियल जीडीपी मतलब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, अगेन सेम डेफिनेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है, और इसका जो एस्टिमेशन होता है वो होता है बेस ईयर। अब क्वेश्चन क्या है कि सर ये बेस ईयर है क्या। बेस ईयर कुछ नहीं होता, बेस ईयर इज जस्ट अ नॉर्मल ईयर दैट अ गवर्नमेंट एज्यूम्स, ठीक है, फॉर टू कंपेयर इट्स ग्रोथ। ठीक है, एंड इंडिया का जो बेस ईयर गवर्नमेंट ने ले रखा है दैट इज 2011 एंड 2012। ये क्या है, आपके इंडिया का बेस ईयर। अभी तक इंडिया के बेस ईयर को बदला नहीं गया है, आगे पॉसिबिलिटीज हैं, अगर बदलता है तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, अगेन जीडीपी का फॉर्मूला वही है, क्या, रियल जीडीपी इक्वल टू क्यू इंटू पी स्टार। ठीक है, तो क्यू आपका हुआ क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड पी हो गया आपका प्राइस ड्यूरिंग बेस ईयर। ध्यान रखेंगे, वहां पे हमारा जो प्राइस था वो करंट ईयर का प्राइसेस था, और यहाँ पे हमारा जो प्राइस है ये हमारा बेस ईयर का प्राइसेस है। यानी कि जो हमारा प्राइस है, हम यहाँ पे प्राइस को नहीं बढ़ाते, हम यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्वांटिटी बढ़ेगी। एक बात समझो, पहले हमारा क्या बढ़ रहा था, प्राइस, तो प्राइस बढ़ने की वजह से सेम क्वांटिटी के लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। लेकिन अगर क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ने का मतलब क्या है, यानी आपकी जीडीपी बढ़ रही है। पहले कंट्री आपकी 100 टन गेहूं प्रोड्यूस करती थी, अब आपकी कंट्री 1000 टन प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब लोगों की इनकम बढ़ेगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए वेजेस ज़्यादा पे करेंगे, उनके वर्कर ज़्यादा अच्छे तनख्वाह पाएंगे, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगी। जहां आदमी आपकी स्प्लेंडर पर सफ़र कर रहा है वो बुलेट खरीद लेगा। यही तो है इसका मतलब, प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब। यानी कि रियल जीडीपी से क्या है, प्रोडक्शन बढ़ता है, और इससे लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं बेस ईयर क्या है। ईयर दैट इज टेकन फॉर कंपैरेटिव स्टडी फॉर अदर पीरियड्स। ठीक है, तो यानी कि रियल जीडीपी बढ़ने का मतलब क्वांटिटी का बढ़ना, और नॉमिनल जीडीपी बढ़ने का मतलब प्राइसेस का बढ़ना। ठीक है, हायर द रियल जीडीपी हायर द लिविंग स्टैंडर्ड। अभी मैंने आपको बता दिया, क्वांटिटी बढ़ेगी, कंट्री की जीडीपी यानी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इट विल डू गुड फॉर द कंट्री। ठीक है, यानी कि रियल जीडीपी बढ़ी तो इट विल लेड टू द मैक्सिमम आउटपुट। नॉमिनल जीडीपी से आपका क्वांटिटी एंड प्राइसेस दोनों से हो सकती हैं, लेकिन एक करंट ईयर के लिए क्वांटिटी का बढ़ना बहुत अनसर्टेन होता है, तो इस वजह से नॉमिनल जीडीपी मोस्टली प्राइसेस को इंक्रीज करने की वजह से ही निकल के आती है। सो दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी के लिए, लॉन्ग टाइम रन के लिए वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, अब एक इसका एस्टिमेशन देख लेते हैं। ठीक है, कि रियल जीडीपी का एस्टिमेशन हम किस तरह से करते हैं। अगेन हमारे पास क्या है, ये हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं 2011-12 के बेस ईयर से। ठीक है, यानी इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस कर रही है, इकोनॉमी आपकी वीट प्रोड्यूस कर रही है, क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही है, शुगर प्रोड्यूस कर रही है। एजम्पशन प्राइस कांस्टेंट है, पहले आपकी क्या थी, क्वांटिटी कांस्टेंट थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वांटिटी आपकी 20 टन, या आपका जो ओवरऑल अमाउंट आ रहा था जीडीपी एंड मार्केट प्राइस निकल के आ रहा था रियल, यानी फिक्स जो आपका कांस्टेंट प्राइस था वो 5,000 रुपये था। ठीक है, यानी कि अगर आपका प्राइस बढ़ा तो कितना अंतर आ गया, देखिए यहाँ पे 30,000 रुपये हो गया था। लेकिन क्वांटिटी बढ़ी, यानी कि 2011-12 से 2018-19 तक क्या हुआ कि जो गेहूं का प्रोडक्शन कंट्री में क्या हो गया, 30 टन का हो गया, कपड़े का प्रोडक्शन 200 मीटर हो गया, एंड शुगर का प्रोडक्शन आपका कितने का हो गया, 10 टन का हो गया। ठीक है, अगर प्राइस वही रहेंगे तो इससे क्या होगा, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ने से यहाँ पे कितना जो इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 4,000 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, एंड जो 4,000 का जो इंक्रीमेंट होता है, यही होता है आपका जीडीपी रेट। ठीक है, यानी कि जब आप सुनते हैं ना ये हमारी जीडीपी है, हमारी जीडीपी
इस तरह से कैलकुलेट होती है रियल जीडीपी से कांस्टेंट प्राइस पे, यानी कि जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, हम बेस ईयर के प्राइस को लेते हैं, यानी कि हमने क्या हुआ 2011-2012 के प्राइस को लिया है, एंड 2011-2012 के प्राइस से हम आज की क्वांटिटी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यानी कि उस प्राइस पे भी हमारी कंट्री क्या है, पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव नहीं जा रही, बिकॉज क्या है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर हम बिना प्रोडक्शन बढ़ाए, यानी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा के हम चीज़ों को महंगा करते गए, तो इट विल क्रिएट द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, ज़बरदस्ती महंगाई हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे प्रोडक्शन बंद करना पड़ जाएगा महंगाई की वजह से, ठीक है। अब क्या स्टेटमेंट है, दस रियल जीडीपी राइज फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 9,000 करोड़ इवन व्हेन प्राइस लेवल इज कांस्टेंट। हियर राइज इन रियल जीडीपी इज ड्रिवन एक्सक्लूसिवली बाय राइज इन आउटपुट। यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ हुई है वो हुई है ड्यू टू द आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो ये था हमारा रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। अब एक फॉर्मूला है कि अगर हमें रियल जीडीपी गिवन हो या फिर नॉमिनल जीडीपी गिवन हो तो सर हम रियल जीडीपी कैसे निकालें, तो ये अब समझेंगे हम इस स्लाइड में कि हाउ टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, हाउ टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। उसका तरीका क्या है, तो रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस, ये आपको दिया गया होगा, ठीक है। उसके अलावा प्राइस इंडेक्स इनटू बेस ईयर्स प्राइस इंडेक्स, और बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स क्या निकल के आता है 100, ये 100 रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइस या फिर नॉमिनल जीडीपी अपन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, एंड प्राइस इंडेक्स क्या है, प्राइस इंडेक्स इज एवरेज लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है। जब महंगाई कैलकुलेट की जाती है तो एक एवरेज प्राइस देखा जाता है ईयर्स के बीच में, ठीक है। ये प्राइस इंडेक्स की वैल्यू भी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं गिवन होगी तो या फिर इनमें से कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख के निकाल सकते हैं रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। एक बार और बता रहा हूँ फॉर्मूला, रियल जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू बेस ईयर्स प्राइस इंडेक्स, ठीक है। एंड प्राइस इंडेक्स क्या है, प्राइस इंडेक्स इज एवरेज लेवल ऑफ प्राइस, जो जैसे कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता रहता है टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। तो एक एवरेज प्राइसिंग क्या है, प्राइस चेंज होने की, उस एवरेज प्राइसिंग की स्टडी करके इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है या मार्केट स्टडी की जाती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स हमें गिवन होगा, वहाँ पे जा कर के हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे एंड बेस ईयर्स प्राइस इंडेक्स का यानी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी नॉमिनल जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगी रियल जीडीपी में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। एंड रिगार्डिंग इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन आस्क मी ऑन द यूट्यूब कमेंट्स, यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप, और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली. So thank you students, have a nice day and stay tuned to my channel for more content like this. Thank you.